नमस्कार, मैं रीनू शर्मा हिंदी से हिंद पृष्ठ पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस पृष्ठ का उद्देश्य रहा है हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना, हिंदी भाषा को लोगों के अंदर जागरूक करना और हिंदी भाषा की पहचान कराना तथा उसके महत्व को समझना। यही हमारा इस पृष्ठ का उद्देश्य हमेशा रहा है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारे देश की जो हिंदी भाषा वो राज्य भाषा है और वो हमारी राज्य भाषा पिछड़ती जा रही है। लोग उसके महत्व को नहीं समझते और ना ही ज़्यादा उसके महत्व को महत्व देते हैं, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही हमारा गौरव है। क्योंकि जो भाषा होती है वो हमारी पहचान कराती है। क्योंकि हम कहीं भी देश में हो या कहीं हो, लेकिन जब हम बात करेंगे तो हमारी बात से ये पता चल जाएगा लोगों को कि हम कहाँ के हैं, हम भारतीय हैं या हम हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। तो हिंदी भाषा यानी कि जो हमारी राज्य भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वो उससे ही हमारी पहचान होती है। तो इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग आगे शेयर कर दें। ये दीक्षा पाठक जुड़ गई हैं, नमस्ते। ये रितु अमित शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। हम आप सभी लोगों को बता रहे थे कि हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य क्या है, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा क्या है, ये सब तक बताते आ रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने आगे लिया कि थोड़ा आगे भी बताया जाए, क्योंकि इस समय सभी लोग घर पर हैं, बड़े बच्चे भी घर पर हैं। तो जो मैं अब बता रही हूँ वैसे तो वो सभी के लिए है, लेकिन 9th से लेकर ज़्यादा महत्व रखता है ये। तो मैं आप सभी लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बता रही थी पिछली बार, और मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बताया तथा हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है या कितने कालों में उसका विभाजन हुआ है और किन किन कवियों ने उसको अपने अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये सब मैं आपको पिछली बार बता रही थी। तो आज जैसे कि मैंने बताया था, हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 कालों में हुआ है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ये 4 भागों में अब हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका विभाजन हुआ है। और आज हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में जानेंगे? पहले हम सबसे पहले आदिकाल के बारे में जानेंगे कि आदिकाल में क्या हुआ था, आदिकाल को किसने आदिकाल नाम दिया था। ये हमारे आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
आदिकाल नाम दिया था। वैसे हमारे जो आदिकाल को अन्य नामों से भी जानते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता रही हूँ कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल, चारणा काल, प्रारंभिक काल, बीजपन काल और सिद्ध सामंत काल और वीर काल भी कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि आदिकाल को और किन अन्य नामों से जाना जाता है, या आदिकाल के कौन से अन्य नाम और भी हैं। तो ये प्रश्न किसी तरह भी घुमा फिरा कर आ जाता है, या फिर आता है कि वीरगाथा काल किस काल को कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो इस पर ही आते हैं। तो कैसे भी आ सकते हैं, तो हमें तो पूरा डिटेल जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो ये हम आदिकाल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। ये सारे नाम मैं आप सबको बता चुकी हूँ। और आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, और चारणा काल हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने दिया था। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु हैं, उन्होंने इसका चारणा काल नाम दिया था। और बीजपन काल दिया था हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यान जी ने दिया था, और वीर काल हमारे विश्व प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। तो कभी कभी प्रश्न इस तरह भी आ जाता है कि चारणा काल नाम किसने चारणा काल नाम आदिकाल का नाम दिया था। तो इस तरह कैसे भी घुमाव कर आ जाए तो हमें पूरा डिटेल उसका समझना ज़रूरी है, कि क्योंकि प्रश्न कैसे घुमा कर भी आए, जब हम पूरी डिटेल उसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ये तिरंगा जान मितवा की तरफ से है। वंदे मातरम, जय हिंद। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 कालों में विभाजित किया गया है, और आज हम केवल आदिकाल के बारे में ही पढ़ेंगे, आदिकाल के विषय में ही जानेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आदिकाल के अन्य नामों से भी जाना जाता है, और आदिकाल में ग्रंथों को 5 भागों में बांटा था। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि सिद्ध साहित्य को, जो आदिकाल का सिद्ध साहित्य था, वो 5 भागों में विभाजित किया था। सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इनका विभाजन करके ग्रंथों की रचना की गई थी। और जो नाथ साहित्य था वो उसके ग्रंथ लिखे थे हमारे गोरखनाथ जी ने, जिसे हम हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी कहते हैं। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी थे जिन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, उन्हें हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कवि भी कहते हैं। उन्होंने गोरखवाणी की रचना की थी। तो आज हम जानेंगे आदिकाल के बारे में थोड़ा सा, और सबसे पहले जानेंगे कि आदिकाल की विशेषता क्या रही हैं, या उसकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं, उस समय क्या हुआ करता था, उसकी विशेषता क्या थी, किस तरह लोग रहते थे, किस तरह कवि लोग जो थे वो किस तरह रचना करते थे, उनकी रचनाओं में क्या देखने को मिलता था। तो उसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां दोनों एक ही चीज़ होती है। प्रवृत्तियां और विशेषता एक ही चीज़ होती है, यानी कि प्रवृत्तियों को भी विशेषता कहा जाता है, या उसके गुण समझ लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उनकी आदिकाल नाम दिया था, तो उसकी जो मुख्य रचनाएं थी, हम विशेषताएं, सबसे पहली विशेषताएं हमारी थी अष्टदाताओं की प्रशंसा। पहले क्या हुआ करता था कि राजा अपने दरबारों में कवि को रखा करते थे, यानी कि कवि लोगों को आश्रय दिया करते थे, और कवि जो लोग होते थे अपनी कविताएं हास्य रस या हास्य से, किसी से भी कविताओं से, गज़लों से उनके मन को लुभाया करते थे, राजा के मन को। तो इसलिए उनको
पहली विशेषता यही रही कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि जो जिनको अपने आश्रय में रखा जाता था उनकी प्रशंसा करते थे लोग। दूसरी बात रही थी हमारी युद्धों। उस समय क्या था, आदिकाल में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे आपस में, तो युद्धों का वर्णन बहुत अच्छे देखने को मिलता था। तो दूसरी विशेषता हमारी रही, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन देखने को मिलते थे। यानी कि उस समय की जितनी भी रचनाएं, ग्रंथ, साहित्य जो भी लिखा गया था, वो उन समयों में युद्धों का वर्णन बहुत अच्छी तरह कवियों ने अपने उसमें लिखा था। तो उनकी रचनाओं में अधिकतर हमें युद्धों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता था। तो ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता रही है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि कवियों ने अपने रचनाओं में वीर रस की प्रधानता तो दी है, उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है। क्योंकि जो रानी, महारानियाँ और सुंदरियाँ हुआ करती थी, उनके श्रृंगारों का वर्णन बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया है। तो इसलिए वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी देखने को मिलता था। चौथी विशेषता रही है हमारी ऐतिहासिक के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, यानी कि बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं, उस समय घटनाओं का वर्णन हुआ करता था। ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो थी ऐतिहासिक रूप बनकर रह जाती थी, तो उसका भी वर्णन हमारे आदिकाल में देखने को मिलता है। ये भी उसकी मुख्य विशेषता है। और दूसरी है सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। हाँ, सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो राष्ट्रीय थी, यानी कि जो आपस में राजनीतिक इत्यादि हुआ करती थी, उसमें क्या था, एकता नहीं पाई जाती थी, एकता की कमी होती थी। क्योंकि आपस में राजा, आसपास के आपस में ही राजा लड़ते रहते थे, तो उसमें क्या था, एकता नहीं मिलती थी, तो उसका अभाव हमेशा रहता था। और सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने क्या थी, उनकी भाषाओं का, उन्होंने अपनी लिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि मिली जुली खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है आदिकाल की रचनाओं में। तो ये थी हमारी आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। क्या रही, एक बार हम फिर दोबारा से इसको बोलते हैं कि आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं या मुख्य विशेषता क्या है। मैंने आप लोगों को 6 विशेषता बताई हैं, लेकिन एग्ज़ामों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 विशेषताएं लिखने को आती हैं, और बहुत ज़्यादा होती है तो 3 या 4, नहीं तो 2 आती हैं। लेकिन हमें पूरा विशेषताओं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पहली हमारी जो विशेषता मैंने आप लोगों को बताई, एक तो क्या थी कि अष्टदाताओं की प्रशंसा। दूसरी विशेषता क्या थी कि युद्ध का सुंदर और सजीव वर्णन देखने को मिलता था उनकी रचनाओं में। तीसरी विशेषता थी कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता रही। ऐतिहासिक के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता देखने को मिलती थी। दूसरा, सामूहिक जो राष्ट्रीयता थी, यानी कि राष्ट्रीयता में जो एकता की भावना होनी चाहिए, वहाँ एकता की भावना की कमी थी कि आपस में ही एक दूसरे को लड़ते रहते थे। और लिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। ये रही हमारी आदिकाल की विशेषताएं। अब आती है हमारी आदिकाल में जो अधिक से विद्वान थे, यानी कि ये कह सकते हैं हम आदिकाल की जो प्रथम कवि, जिनको हम प्रथम कवि मानते हैं, आदिकाल की प्रथम कवि हैं, वो हैं हमारे सहरप्पा। यानी कि सहरप्पा जो कवि थे वो आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। और उन्होंने हमारे जो हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा को शुरुआत की थी या प्रारंभ किया था। दोहा जो चौपाई इत्यादि लिखी गई थी हमारी रचनाओं में, उन्होंने ही प्रारंभ किया था। और उनकी जो रचना का नाम है शब्दकोश, ये है सहरप्पा, उनकी रचनाओं का नाम शब्दकोश है। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। उनकी जो प्रथम रचना थी संदेश राशक, ये एक खंड काव्य है जो अब्दुल रहमान ने इसकी रचना की थी। और इसके अलावा हमारी जो प्रमुख सिद्ध रचनाएं थीं, जैसे कि सबरप्पा और डोमेपप्पा, ये योग्याचार्य इनकी रचना थी। तो ये सब हमारे सिद्ध रास के आदि कवि थे। अब आते हैं हमारे
आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, यानी कि जो आदिकाल में हमारे प्रमुख कवि हुआ करते थे वो कौन कौन से कवि थे। सबसे पहले तो हमारे आदिकाल की जो प्रथम रचना थी, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कवि थे हमारे चंद्रवरदाई, जिन्होंने हमारे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। और सबसे पहला प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासोई है, जिसकी रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। यह प्रश्न ऐसे करके भी आता है कि वीर गाथा काल का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो प्रथम महाकाव्य है हमारा पृथ्वीराज रासो। कभी कभी हम लोगों ने देखा है अधिकतर बच्चे क्या लिखाते हैं कि आदिकाल का प्रथम महाकाव्य कोई तो रामायण लिख लेता है, महाभारत लिख लेता है, तो ऐसा नहीं है। प्रथम महा जो काव्य था हमारा पृथ्वीराज रासोई है, जिसने उसकी रचना हमारे चंद्रवरदाई ने ही की थी, जो सबसे श्रेष्ठ कवि थे। उसके बाद आता है हम, और ये महाकाव्य ब्रज भाषा में लिखा गया था। कभी कभी ये भी आता है कि प्रथम महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है, या प्रथम महाकाव्य कौन सा है और उसकी भाषा को बताइए। तो हमारा जो सबसे प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसकी रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरा है, ये सब रासो ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये आदिकाल के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो उसमें भी कभी कभी प्रश्न ऐसे ही आता है कि आदिकाल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, या आदिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, या आदिकाल की प्रथम ग्रंथ कौन सा, महाकाव्य कौन सा है। तो ये सारे प्रश्न इस तरह घुमा फिरा कर आते हैं। तो हम ये बात ये याद रखनी है कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है और उसके लेखक कौन है। दूसरा आता है हमारा खुमार रासो। ये तो पृथ्वीराज रासो था। खुमार रासो, इसके कवि हैं दलपत विजय। इसके कवि कौन हैं? दलपत विजय। तीसरा आता है हमारा बीसल देव रासो। ये एक प्रेम कथा है। इस ग्रंथ में एक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इस यानी कि ग्रंथ में, जिसके जो हैं कवि नरपति नलहा, यानी कि नरपति नलहा उनका नाम है कवि का, और इन्होंने बीसल देव रासो की ग्रंथ की रचना की थी, जो एक प्रेम कथा है। उसके बाद आता है हमीर रासो। हमीर रासो ये हैं सांकधर, सड़ंकधर कवि हैं, जिन्होंने हमीर रासो की रचना की थी। अब आता है हमारा परमाल रासो। परमाल रासो आता है, जिनके रचनाकार हैं कवि हैं जगनीक, जिन्होंने महुआ, ये भी महुआ के रहने वाले थे, और महुआ में रहने वाले 2 व्यक्तियों की कथा का वर्णन किया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारे जो रासो ग्रंथ थे आदिकाल के, वो ये थे कौन कौन से? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो और परमाल रासो। इसके अलावा ये तो रासो ग्रंथ थे सारे। उसके अलावा हमारे जो सबसे प्रथम कवि थे वो थे अमीर खुसरो। मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि अमीर खुसरो हमारे जो प्रथम कवि हैं माने जाते हैं, यानी कि अमीर खुसरो हैं, उन्होंने हमारे खड़ी बोली के सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने तबला का आविष्कार किया था, गज़लों का आविष्कार किया था और सितार का आविष्कार किया था, ऐसा माना जाता है। तो ये भी बात याद रखने वाली है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के सबसे प्रथम कवि थे, पहले कवि थे, और इन्होंने अपनी किन किन चीज़ों का आविष्कार किया था ये तो आ ही जाएगा। दूसरी बात आती है हमारी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ये सारी एक साथ देखने को तुम्हें नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। मैं आप लोगों को बताती हूँ, अमीर खुसरो की रचनाएं बहुत हैं। पहेलिया, एक रचना इनकी है पहेलिया, दूसरी है आशिका, और तीसरी रचना है खलिकवारी,
चौथी है हालते कन्हैया और नजराना ए हिंद। उसके बाद दो सूखने और मुकरिया। ये हमारे किसकी, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, जो हमारे प्रथम खड़ी बोली के कवि थे, जिन्होंने खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व दिया था। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली के संस्थापक बोला जाता है, जनक बोला जाता है, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की, ज़्यादा महत्व दिया। और फिर हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने तो इसको पूरे रूप से आगे बढ़ाया, इसलिए उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो ये तो हमारी थी अमीर खुसरो की रचनाएं, पहेलिया, आशिका, खलीकवारी, हालते कन्हैया, नजराना ए हिंद, दो सूखने, मुकरिया। ये भी हमारे आदिकाल के कवियों में आते हैं और उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हमारे आते हैं विद्यापति। विद्यापति भी एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं और इनकी रचनाएं रही हैं हमारी पदावली, कीर्तावली, कृति पताका और गंगा वाक्यावली। तो ये सब रचनाएं हैं हमारी आदिकाल की। यानी कि आदिकाल के कवि कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए हमारे चंद्रवरदाई, दूसरे हैं दलपति विजहा, नरपति नलहा, सांगांगधर, जगनीक, अमीर खुसरो और विद्यापति। और जयचंद्र इत्यादि भी इसके प्रमुख रचना कवि रहे हैं। और सरप्पा, सहप्पा इत्यादि भी हमारे आदिकाल के कवि ही हैं। तो हमारा जब भी आदिकाल के बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया है, सबसे पहले हमने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद उसको किन किन कालों में विभाजन किया गया और उसमें ग्रंथों का भी विभाजन किया, किस तरह ग्रंथ को अलग अलग भागों में बांटकर ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद आदिकाल के और अन्य नामों को भी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। फिर आया कि आदिकाल की विशेषताएं क्या रहीं, आदिकाल में मुख्य विशेषताएं क्या क्या थीं, उसके बारे में आप सभी लोगों को मैंने बताया। और मैं तो कहती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठें, ताकि ये ना समझिए कि हम लोग आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ामों की तैयारियां तो कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिताओं की तैयारियां तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसमें भी जब भी हिंदी आती है, हिंदी भाषा भरते हैं हम, तो हिंदी आती है तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं और ये आगे तक चलती है। ये नहीं है कि अभी हैं और आगे तक हमें, जब तक हम एग्ज़ाम देते रहेंगे तो हमारी जो भी हिंदी में ये सारी चीज़ें आगे तक आती हैं। ये नहीं समझिए कि ये तो बच्चों वाली बात थी, बच्चों वाली बात तो मैं जब तक पढ़ा रही, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो छोटे बच्चों तक ही सीमित रहे। ये हमारे आगे तक एमए करेंगे, उसके बाद भी हम जो भी हिंदी की तैयारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे आगे भी आने वाली हैं। तो आप अपने साथ कॉपी पेन से लेकर ज़रूर बैठिए और अपने साथ बच्चों को भी बिठाइए, उन्हें भी बताइए कि आप लोग इस पर देखें, क्योंकि इस समय तो बच्चे लोग सभी अधिकतर घर में ही हैं। अभी स्कूल तो कोई नहीं जा रहा, स्कूल कॉलेज तो नहीं जा रहे हैं, सब लोग अपने घर में ही हैं। इसलिए मैंने ये थोड़ा सोचा कि इस बारे में थोड़ा हिंदी का लेवल थोड़ा बढ़ाऊँ आगे, तो बड़े बच्चों तक भी पहुँचे ये बातें। तो आप हमेशा अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें, ताकि कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली। वैसे तो मेरी वीडियो रहेगी और मैं कुछ पोस्ट भी कर देती हूँ, लेकिन ये है ना कि फिर भी नोट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है उस समय। वीडियो तो फिर भी बाद में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैंने आप सभी लोगों को आदिकाल के बारे में ही पूर्ण रूप से जानकारी दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि फिर एक समय में एक ही काल के बारे में बताऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना और ज़्यादा खाना नुकसानदायक होता है, इसलिए आराम आराम से धीरे धीरे जो भी कार्य होता है वो ठीक होता है।
तो आज मैं यहीं तक बताऊंगी आप लोगों को। अगली बार हम लेंगे भक्ति काल को, कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल की विशेषताएं क्या हैं, भक्ति काल को और अन्य नामों से जाना, किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें, और भक्ति काल को किन किन शाखाओं में बांटा गया है। तो ये मैं आप सभी लोगों को आगे बताऊंगी अगले वाले उसमें वीडियो में। और थोड़ा कहते हैं ना कि स्वर्ण कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, किंतु सुगंध पुष्प से ही आती है। स्वर्ण कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, सुगंध पुष्प से ही आती है। और श्रृंगार के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, पुष्प की भी और स्वर्ण की भी। दोनों का महत्व होता है जीवन में, श्रृंगार के लिए जीवन में दोनों का महत्व होता है। उसी तरह ज्ञान कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, किंतु उसकी सुगंध बिना आचरण के नहीं आ सकती। जब तक हमारा आचरण नहीं ठीक होगा तब तक हमारा जो ज्ञान है उसका कोई महत्व नहीं है। तो चाहे कितना भी संग्रह किया हुआ ज्ञान क्यों ना हो, आचरण में जब तक हम उसे अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तो, और जो हमारे आचरण में उतर गया वही रत्तीवर ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। तो एक बार फिर मैं बोलती हूँ कि स्वर्ण कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, किंतु सुगंध पुष्पों से ही आती है। और श्रृंगार के लिए दोनों, जीवन में दोनों का महत्व है। उसी तरह ज्ञान कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, किंतु उसकी सुगंध बिना आचरण के नहीं आ सकती। संग्रह किया हुआ सारा ज्ञान की अपेक्षा आचरण में उतरा हुआ रत्तीवर ज्ञान श्रेष्ठ है। इसी सब के साथ, इन विचारों के साथ ही मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। और इस समय जो समय चल रहा है, आप सभी लोग घर में रहें, ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, स्वस्थ रहें। और अगले रविवार मैं आप सभी लोगों को इसी 6 बजे इसी टाइम पर फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।